नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वैश्विक पवन दिवस के मौके पर रविवार को बेंगलुरु में हुआ विशेष कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ग्रामीण विकास तथा हरित रोजगार में पवन ऊर्जा की भूमिका पर की बात। कहा कि भारत आज नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों का कर रहा है मुकाबला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लद्दाख में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। वित्त मंत्री ने पीएम मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और जेएलजी ऋण योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 5.13 करोड़ रुपए के ऋणों के स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को किए प्रदान। केंद्र सरकार ने इस वर्ष नए सीजन में की 256 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। उद्देश्य है इस वर्ष अपने लक्ष्य 312 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करना। गेहूं की खरीद प्रक्रिया अब किसानों के लिए हुई सरल। 48 घंटे के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान। और मौसम ने एक बार फिर बदली करवट। देश के पश्चिमी हिस्सों के लिए आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट। देश के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वैश्विक पवन दिवस के मौके पर बेंगलुरु में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत की प्रमुख उपलब्धियों और ग्रामीण विकास तथा हरित रोजगार में पवन ऊर्जा मजबूती से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। India is going to become the manufacturing hub of the world, and we will be competing with many of our neighbors, including Vietnam, China, everything we are competing. So when we want to compete there, the basic thing what we need is power. तो इस power में हमको we need renewable energy also and conventional energy also, but we need to more renewable power. Today we are 110 gigawatt renewable energy in just 10 years. Like that, it was some 21, 22 gigawatt of the wind power. Today we are 51 gigawatt. Because of the policies of the government, because of the encourage from the government, with the cooperation of the state and center, we have been able to achieve 51 gigawatt today. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लद्दाख में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने पीएम मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और जेएलजी ऋण योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5.13 करोड़ रुपए की राशि के ऋणों के स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को प्रदान किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लद्दाख दौरे पर लेह लद्दाख में स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों द्वारा स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की एक प्रदर्शनी का दौरा किया। निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक शिल्प और हथकरघा वस्त्र का प्रदर्शन करने वाले कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों के साथ बातचीत की। निर्मला सीतारमण ने कारीगरों की उद्यमशीलता की भावना और रचनात्मकता की सराहना की और इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने रविवार को देहरादून जनपद के कृषकों के साथ संवाद करते हुए केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी साझा की और किसानों के सुझाव भी सुने। उन्होंने कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 80% अनुदान और प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की बात कही। कृषकों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 0 ITR फाइल करने वाले कृषकों को भी सम्मान निधि दिए जाने का आग्रह किया और साथ ही जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा के लिए फसल घेरबाड़ योजना शुरू करने का आग्रह किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के सुदूरवर्ती इलाकों के 13,800 से अधिक गरीब परिवारों तक
इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर, मुफ्त चूल्हा और पाइपलाइन पहुंचाया है और इससे वहां की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। इस महत्वपूर्ण काम में स्थानीय पोर्ट ब्लेयर सहकारी समिति ने काफी मदद की है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में पोर्ट ब्लेयर सहकारी समिति के अधिकारियों का कहना है कि PMUY के तहत आज यहाँ की महिलाएं धुएं वाली रसोई और स्वास्थ्य जोखिमों को पीछे छोड़कर एलपीजी की आसानी और विश्वसनीयता को अपना रही हैं। पोर्ट ब्लेयर में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी इस योजना को घर घर पहुंचाने में खासा जो है मदद करते हैं लोगों की। और हमारे साथ कोऑपरेटिव के जो हेड हैं वो सिद्दीकी हैं। सिद्दीकी साहब, किस तरह से लोगों के जीवन परिवर्तन है और ये कोऑपरेटिव जो है, ये सहकारी संघ है, वो किस तरह से काम कर रहा है? ये कोऑपरेटिव का कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड है। ये अंडमान में 1962 से ये यहाँ पे स्थापित हुआ है और तब से जो है लोगों को सर्विस दे रहा है। तो मैं तहे दिल से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा एक स्कीम जो गरीब लोगों के लिए लाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। और हम लोग जो है यहाँ पे कम से कम 4200 के करीब हमारे कस्टमर्स हैं यहाँ पे अंडमान में अभी, और जो एक्टिवली जो है उन लोग यूज़ करते हैं इसका। 1964 से आपका ये कोऑपरेटिव चल रहा है, उससे पहले किस तरह से उनकी लाइफस्टाइल थी और अब इस उज्ज्वला योजना के बाद जब आप लोग भी आगे बढ़ के काम कर रहे हैं तो किस तरह का परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है। एक तो मेनलैंड से करीब 1200 किलोमीटर दूरी पे है और यहाँ पे हर चीज़, हर सुविधा मिलने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है और ये ट्रांसपोर्टेशन को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो वो सब का अगर पहले के मुकाबले देखे जाए तो अभी तो बहुत ही बेटर है वो चीज़। ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बेटर हुआ है और पहले जो है जब एलपीजी आने से पहले जो है टोटली फायर वुड में डिपेंड करना पड़ता था लोगों को, और वो चीज़ हम अपने कस्टमर लोग से भी सुना कि उनका तकलीफ़ क्या था। उनका आँखों का प्रॉब्लम होता था, उनका चेस्ट में प्रॉब्लम होता था, चेस्ट में इन्फेक्शन होता था, ये सारा प्रॉब्लम था। लेकिन आज वो सब जो है भगवान की दया से वो सब ठीक है और बहुत खुश है लोग। उज्ज्वला जो आया है स्कीम, आज हमारे पास 4200 जो है कनेक्शन है, मतलब बाकी सारे आइलैंड को मिला के। तो इससे फ़ायदा तो है ही, ये बहुत अच्छा एक स्कीम जो सरकार ने चलाया, बहुत अच्छा इससे फ़ायदा है। क्योंकि लेडीज़ जो घर में काम करती हैं, मैं भी लेडीज़ हूँ, मैं भी 84 के बाद जब यहाँ गैस आया तभी मुझे गैस मिला। मैं सोशल वर्कर हूँ, मुझे घर का काम करके जल्दी जाना पड़ता था। एक तो ये कि लकड़ी काटना बैन हो गया, लकड़ी भी नहीं मिलती, केरोसिन बैन हो गया। और उज्ज्वला से जो गरीब औरतें गांव-गांव की, वो बेचारी अपना किसी तरह से जुगाड़, गोबर का कंडा या वहाँ आसपास के जंगल से लकड़ी लेके अपना काम चलाती थी, लेकिन इस योजना से उनको बहुत आराम मिली है। और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आज कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष नए सीजन में 256 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में संजीव चोपड़ा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य इस वर्ष के अंत तक अपने लक्ष्य 312 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद से जुड़ी प्रक्रिया अब किसानों के लिए सरल हो गई है, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन पंजीकरण, समय पर वजन कराने तथा 48 घंटे के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान मिलने की सुविधा मिल रही है। चीनी पर नियंत्रण आदेश के बारे में संजीव चोपड़ा ने बताया कि सरकार को पहले चीनी मिलों से आंकड़े लिखित रूप में मिल रहे थे, लेकिन अब उद्योग संसाधन योजना प्रणाली के जरिए सरकार ने समग्र सॉफ्टवेयर समाधान निकाला है। छत्तीसगढ़ का धमतरी जिला बड़ी तेजी से श्वेत क्रांति में भागीदार बनता जा रहा है। पिछले 2 महीने में ही दुग्ध उत्पादन संग्रहण में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने दुग्ध व्यवसाय को बढ़ाने और गोपालन को रोजगार का अतिरिक्त जरिया बनाने के प्रयासों से ये संभव हो सका है। 2 महीने पहले जिले में प्रतिदिन केवल 6410 लीटर दूध का संकलन किया जा रहा था, जो अब बढ़कर 10,000 लीटर से अधिक हो गया है। जिले में दुग्ध व्यवसाय से ग्रामीणों को हर दिन फायदा पहुंचाने के लिए कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे उनका रुझान इस पुराने व्यवसाय की तरफ बढ़ता जा रहा है। 2 महीने पहले जिले में केवल 47 दूध समितियां सक्रिय थीं, लेकिन जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग के मैदानी अमले के प्रयासों से अब जिले में 68 दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत हैं।
और इसके माध्यम से लगभग 30,000 दुग्ध उत्पादन संग्राहक जुड़े हैं। पिछले 2 महीने में ही लगभग 20 नई समितियों का गठन किया गया है और इसी के साथ ही लंबे समय से अक्रियाशील समितियों को सक्रिय किया गया है। दुग्ध समितियों को समय पर भुगतान नहीं हो पाने की समस्या से निपटने के लिए अब समितियों में माइक्रो ATM की सुविधा दी जाने लगी है। इससे दुग्ध उत्पादकों, संग्राहकों को अब उनके बैंक खातों में सीधे राशि मिलने लगी है और दूध व्यवसाय के प्रति पशुपालकों का रुझान बढ़ा है। और इसी के साथ ही नेशनल डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से जिले में दुग्ध समितियों का सशक्त करने का काम भी किया जा रहा है। किसानों को उनकी उपज के उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर की जाती है। और इसी कड़ी में किसानों की मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की फसल खरीदने का निर्णय लिया है। किसानों से समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीद के लिए 19 जून 2025 से पंजीयन शुरू किया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में विभाग एवं एजेंसियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ग्रीष्मकालीन मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 8,682 रुपये प्रति क्विंटल और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 7,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। मूंग और उड़द बेचने के लिए किसानों को पंजीयन के लिए किसान की फसल का नाम, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, IFC कोड सहित भू अधिकार ऋण पुस्तिका का स्वयं प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनुसंधान कार्यों को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार विषय पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि अनुसंधान कार्य को आसान बनाने से नीतिगत सुधार के जरिए देश के युवा, छात्र और अनुसंधानकर्ताओं पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इस नीति के लिए देश के अधिकांश IIT ने अपने सुझाव दिए हैं और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस नीति से अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस नीति में जैम पोर्टल को शामिल कर पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सरकार ने बहुत काम किए हैं। इस सरकार के आने से पहले इस क्षेत्र के बारे में देश में कोई खास जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि ये विभाग भी पूरी तरीके से कामकाज में नहीं था। लेकिन पूरी दुनिया आज मानती है कि आने वाले वर्षों में तकनीकी क्षेत्र में जो क्रांति आएगी वह क्षेत्र बायोटेक्नोलॉजी का होगा। वहीं जैव प्रौद्योगिकी विभाग के डॉक्टर राजेश S गोखले ने कहा कि अनुसंधान कार्य को आसान बनाने के लिए नीतिगत सुधार करना हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब भारत में विश्व स्तर की अनुसंधान प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाएगा। और बात करते हैं मौसम की, जहां देश के विभिन्न इलाकों में बारिश से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। उत्तर भारत में अधिकतम तापमान कम होने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में कल की बारिश के बाद आने वाले कुछ दिनों तक बारिश की उम्मीद है। 4 दिनों तक आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। वहीं राजस्थान के अधिकतर शहरों में कल झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला। बारिश के बाद दिन के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य में 6 डिग्री तक पारा गिरा। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के अधिकतर शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से नीचे पहुंचा। उदयपुर, जोधपुर समेत 13 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं आज कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इन जगहों पर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भी कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में थंडर स्टॉर्म
एक्टिविटी की संभावना है। इन राज्यों के कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। उत्तराखंड में अगले 7 दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों में कई इलाकों में थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी यानी कि बारिश और तेज हवा के साथ बिजली चमकने और बादलों के गरजने की संभावना है। इन राज्यों में कुछ इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ स्थानों पर आज भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। आज कई जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज 19 जून के बीच हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और किसान समाचार में आप बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान सुनिश्चित सिंचाई के साथ धान की बुवाई कर लें। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की देर से पकने वाली प्रजातियों की बुवाई करें। वहीं बिहार में लंबी अवधि वाली धान की किस्मों की नर्सरी में बुवाई करें। साथ ही बिहार के किसान अभी के समय खरीफ मक्का की बुवाई कर सकते हैं। वहीं झारखंड के किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही यहां के किसान धान की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। ओडिशा के किसान बरसात के मौसम की सब्जियों की नर्सरी में बुवाई करें। वहीं पश्चिम बंगाल के किसान ग्रीष्मकालीन तिल और मूंग की कटाई का काम कर लें। साथ ही पश्चिम बंगाल के किसान खरबूजे की तुड़ाई कर लें। पश्चिम बंगाल के किसान खरीफ धान के लिए नर्सरी तैयार कर लें। साथ ही यहां के किसान सोयाबीन की बुवाई का काम शुरू करें। बात करें मध्य प्रदेश की तो यहां के किसान अगेती फूल गोभी और टमाटर के लिए नर्सरी तैयार कर लें। साथ ही यहां के किसान मिर्च और बैंगन की नर्सरी की तैयारी शुरू कर दें। वहीं छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन धान की कटाई जारी रखें। छत्तीसगढ़ में तोरई और कुंदरू जैसी फसलों की रोपाई कर लें। वहीं गुजरात के किसान ग्रीष्मकालीन धान, बाजरा और तिल की परिपक्व फसलों की कटाई कर लें। साथ ही गुजरात के किसान मूंग और उड़द की परिपक्व फसल की कटाई कर सकते हैं। प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। गुजरात के किसान नियमित अंतराल पर परिपक्व फलों और सब्जियों की कटाई कर लें। साथ ही यहां के किसान कंद वाली फसलों की बुवाई जारी रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस दौरे के पहले दिन कल सीईओ फोरम की बैठक में शामिल हुए। दोनों देशों के बीच निवेश, प्रौद्योगिकी और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की दिशा में ये बैठक काफी अहम है। भारत साइप्रस में 10वां बड़ा निवेशक है और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचने पर साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिडिस के साथ स्वयं एयरपोर्ट पर पहुंचकर उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने स्वागत किया। भारत साइप्रस फोरम की बैठक में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलिडिस भी मौजूद रहे। साइप्रस के राष्ट्रपति ने अहमदाबाद विमान हादसे से प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साइप्रस के लारनाका पहुंचने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री क्रिस्टिनोस कॉम्बोस से मुलाकात की। इस सौहार्दपूर्ण भेंट के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में गृह सचिव और जनगणना आयुक्त समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही और ये जनगणना 2 चरणों में होगी। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली से 30 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों की जान अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली से गई है। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 5 और जौनपुर में 3 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। गोरखपुर और ललितपुर में 2-2 लोगों की मौत हुई है। अमिताभ कांत ने G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है। केरल कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अमिताभ कांत को भारत के G20 शेरपा के रूप में जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी सरकारी सेवा में 45 वर्षों के दौरान विविध कार्यभार संभाले। पुणे में इंद्रियाणी नदी पर हुए पुल ढहने के स्थान पर आज सुबह फिर से क्विक रिस्पांस टीम पहुंची है और लापता लोगों की तलाशी तेज कर दी गई है। कल पुल ढहने से हुए हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। प्रशासन ने पुष्टि की है कि 51 पर्यटकों को बचा लिया गया है। 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज राजस्थान विधानसभा में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कार्यक्रम में शामिल हुए। इंडियन योग एसोसिएशन और क्रीड़ा भारती के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में उनके साथ विधायकों, विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योगासन किया। और इसी के साथ ही हमारा किसान समाचार यहीं खत्म होता है। हमें अनुमति दें। नमस्कार।